हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेट। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर सेट का हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। जब बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर 1, तो पहले तो देखो हमें एक्चुअली चाहे चैप्टर जो सेट है एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जनरली क्या होता है कि मैं जितने भी सारे चैप्टर डिस्कस करता हूँ हमेशा उसकी इंपॉर्टेंस को जरूर डिस्कस करता हूँ। अगर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें अकॉर्डिंग द जेई मेन और जेई एडवांस, तो देखो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए बच्चों, ये जेई मेन का टॉपिक है, जेई एडवांस का नहीं है। ठीक है, जेई एडवांस में इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना है कि अच्छा, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सेट, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और इस चैप्टर के अंदर एक बहुत खास बात ये है कि ये चैप्टर ओवरऑल मैथ्स के अंदर काम आता है। मतलब इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो नोटेशंस यूज होते हैं, एक्चुअली जो सारे कुछ कुछ पॉइंट्स है जो एक्चुअली ओवरऑल चैप्टर्स में पूरी मैथ्स में कहीं ना कहीं काम आते हैं। ठीक है, एक बात तो हमें ये ध्यान रखना है। तो इस वजह से क्या होता है कि जेई एडवांस में भाई इसका यूज तो है, ये बोल सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो हमने ये ध्यान रखा। अच्छा, इसकी और इंपॉर्टेंस को अगर समझें तो भाई इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है, इस चैप्टर के अंदर हम जो कंसेप्ट सीखते हैं या फिर कहें कि एक हम पॉइंट सीखते हैं वेन डायग्राम, और इसकी हमें जरूरत पड़ती है भाई प्रोबेबिलिटी के अंदर। मतलब सीधा सीधा सा कहें कि इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है, कुछ कुछ जो पॉइंट्स है, तो उन पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ती है प्रोबेबिलिटी के अंदर जरूरत पड़ती है। मतलब एक चैप्टर जो सेट है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत जल्दी से फिनिश हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात तो समझ में आई ना। इस चैप्टर का लेक्चर 1 डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, लेक्चर 1 में मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा, एक तो पहले मैं डिस्कस करूंगा, हम सेट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होता है। सेट जब हम समझ जाएंगे तो भाई उसको नोटेशंस क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या है, नोटेशंस क्या है, क्या क्या सिंबल हम यूज में लेते हैं ना। फिर बात आती है कि सेट भी सीख गए, नोटेशन भी सीख गए, तो भाई सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या क्या होता है, क्या क्या मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। एंड फोर्थ थिंग आई विल एक्सप्लेन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सेट, भाई सेट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखो पहले तो आप एक बात समझो कि सेट का जो डेफिनेशन है, सेट का जो सीधा सीधा संबंध है एक्चुअली वो कलेक्शन से है। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट का आपने कलेक्शन किया, ठीक है। अगर वो जो कलेक्शन आपने किया हुआ है और वो कलेक्शन आपके पास वेल डिफाइंड है, तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, है ना। अच्छा, एक और चीज हमें और ध्यान रखना है, जो भी हम कलेक्शन कर रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शन कर रहे हैं, पहली बात तो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक बात। और जो ऑब्जेक्ट का हमने कलेक्शन किया हुआ है वो ऑब्जेक्ट शुड भी डिफरेंट होने चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है ना। तो अगर डेफिनेशन को प्रॉपरली अगर लिखता हूं तो डेफिनेशन क्या रहेगा हमारे पास, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। पहली बात तो जो कलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। पहली बात तो हमें दो बातों का बड़ा ध्यान रखना होता है, जो भी हम कलेक्शन कर रहे हैं वो कलेक्शन हमारे पास वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है ये भी हम समझने वाले। जिन ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट करने वाले वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर ये दो बातें फुलफिल होती है तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सेट, और उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, सेट कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो एक बात तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन सेट, अगर सेट के अंदर हम बात करें, इन सेट है ना, कि रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड, है ना, एक पॉइंट तो हम ये बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना। अच्छा, बात करते हैं वेल डिफाइंड। हमने को एक्चुअली कुछ कलेक्शन कर रहे हैं, जो भी कलेक्शन हमने किया है वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का हम कुछ कलेक्शन कर रहे हैं ना, तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। और साथ के साथ दूसरा पॉइंट क्या है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अच्छा, अब एक बात आप ये समझो कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। डिस्टिंक्ट समझ गए, सारे डिफरेंट डिफरेंट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, एक्चुअली वेल डिफाइंड का देखो आप मीनिंग समझो ऐसे कि वेल डिफाइंड मतलब एक बार जो डिफाइंड हो चुका है तो वो डिफाइंड सेम ऐसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकॉर्डिंग द टाइम या अकॉर्डिंग द पर्सन चीजें ऐसे बदलती जाए, है ना। मतलब जो कलेक्शन है वो उसका वैल्यू बदलता जाए या फिर वैल्यू बदलता जाए, उसका मीनिंग बदलता जाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए।
से हम एग्जाम्पल से उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना। ठीक है ना। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। अब देखो आपको ये बताना है कि देखो पहली बात तो भाई अगर इसके जब एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं तो एग्जाम्पल में एक ही बात आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज ए सेट और नॉट। तो जो डेफिनेशन ही यहीं से मतलब क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज सेट और नॉट। सेट है या नहीं, है ना, हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहला मैंने एक कलेक्शन लिया ना, तो मैं कुछ ऑब्वियसली कलेक्शन करूंगा और पहला कलेक्शन मेरे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। भाई इंग्लिश अल्फाबेट्स की अगर हम बात करें, इंग्लिश अल्फाबेट्स के हमारे पास जो भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स है उसमें जो भी वोवल्स है अगर उनका हम कलेक्शन लेते हैं, तो अब आपको बताओ कि ये जो कलेक्शन हमने किया हुआ क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं। हाँ बिल्कुल वेल डिफाइंड है। हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर 5 ही वोवल्स आते हैं। कौन कौन से वोवल्स आते हैं भैया, ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है और यू आता है। भाई ये वेल डिफाइंड है, मतलब पहले से डिफाइंड हो चुका और अच्छे से डिफाइंड है और अब ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो भाई ये जो कलेक्शन है एक्चुअली ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है। अच्छा ये कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये कलेक्शन अपने आप में कैसा होगा, सेट होगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई। नाउ एक और पॉइंट मैं लिखता हूं, जैसे कि मैंने आपको क्या किया, कलेक्शन ऑफ, कुछ फिर से हमने एक कलेक्शन लिखा, तो हर बार सवाल में स्टार्टिंग यही से होनी है कलेक्शन, क्योंकि सारी बात कलेक्शन की ही चल रही है। तो अब मैंने आपको बोला कलेक्शन ऑफ, जैसे हम बात करें लेटर ऑफ वर्ड, लेटर ऑफ वर्ड जैसे हमने लिखा है फॉलो, इसमें लेटर ऑफ वर्ड है ना, फॉलो के जो जो वर्ड हमारे पास लिखा हो इसमें जो लेटर्स है इनका कलेक्शन अगर करें, तो कलेक्शन जैसे कि मान लो हमारे पास में क्या, एक लेटर एफ ले लिया, ये आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल फिर दो बार नहीं आएगी, फिर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। फिर उसके बाद ओ को हम दोबारा नहीं लिखेंगे और डब्ल्यू, ये आ गया हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गया ना, और ये कैसा है, वेल डिफाइंड है और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। तो इस तरह के जो कलेक्शन होंगे, और ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड, इसके जो लेटर्स हैं वो यही लेटर्स आने हैं इस वर्ड के अंदर, इसके अलावा कोई और लेटर तो है नहीं। तो ऑब्वियस है कि ये जो कलेक्शन है कैसा है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो भाई कलेक्शन कैसा होगा, सेट होगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आई यहाँ तक। अच्छा आपको लग रहा होगा सर वेल डिफाइंड वाले एग्जांपल तो आपने बता दी, थोड़ा सा ऐसा बताओ कि जो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसके बारे में बात करते हैं पहले हम। अब देखो हमने क्या किया, कुछ ऐसा लिखा है कलेक्शन ऑफ, मैंने बोला गुड स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। अच्छा एक स्कूल के अच्छे स्टूडेंट्स का अगर हम कलेक्शन करें, तो बात यह आती है कि ये जो कलेक्शन है गुड स्टूडेंट वाला जो कलेक्शन है, क्या ये सेट होगा कि नहीं होगा। तो सोच के बताइए, एक्चुअली गुड स्टूडेंट हम जैसे बोल रहे हैं तो गुड स्टूडेंट बोलने का पर्पज क्या है, मतलब वो पर्पज इन द सेंस उसका मीनिंग क्या है। गुड स्टूडेंट हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं उनको गुड स्टूडेंट बोल रहे हैं, या जिनका बिहेवियर अच्छा है उनको गुड स्टूडेंट बोल रहे हैं, या जो बहुत ही पंक्चुअल है, टाइम से स्कूल आते हैं और टाइम से स्कूल जाते हैं, उन स्टूडेंट को गुड बोल रहे हैं। एक्चुअली गुड वाली बात क्या अपने आप में यूनिक नहीं है, एक यूनिकनेस नहीं आ रही है ना, यूनिकनेस नहीं आ रही, तो इस वजह से क्या है, गुड स्टूडेंट ये अपने आप में क्या वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है तो दैट्स वाई ये जो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है ये अपने आप में सेट नहीं होगा। ठीक है, नाउ आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई। अच्छा एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ ना, एक और एग्जांपल आप समझो, जैसे मैंने लिया कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स। अब आप बताओ कि भाई गुड क्रिकेट प्लेयर का कलेक्शन अगर हम करें तो वो क्या एक कलेक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो गुड क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर रहा हूं भाई, गुड वाली बात तो अगर हम कहें कि एक्चुअली वेल डिफाइंड ही नहीं है। कारण क्या है भाई, जिसने मान लो कि गेम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उस क्रिकेटर को आप मतलब अच्छा बोलने लगे बहुत सारे लोग ना, जिन्होंने जिस क्रिकेटर ने मान लो कि अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसको खराब बोलने लगे। तो गुड वाली बात एक्चुअली क्या यूनिकनेस नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि पहले भी ऐसा था और बाद में भी ऐसा था, अकॉर्डिंग द टाइम ये बदल रहा है ना चीजें। तो ये सब नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग द टाइम अकॉर्डिंग द पर्सन, ऐसा कुछ नहीं कि वो चेंज हो रही है ना, सबके अकॉर्डिंग क्या है, सेम ही आंसर्स आने चाहिए। तो वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, तो गुड क्रिकेट प्लेयर्स, तो इस वाले कलेक्शन की हम बात करें तो भाई ये कलेक्शन बिल्कुल भी सेट नहीं है। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगेन मैं एक और कलेक्शन लेता हूँ। भाई सीधी सी बात है कि कलेक्शन, भाई जो कलेक्शन होता है उसी के बारे में तो हम बोलते हैं वो कलेक्शन सेट है या नहीं। तो सेट का सीधा सीधा संबंध किससे था, कलेक्शन से है।
ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे मैं आपको बोलूं कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और इक्वेशन हमने ये ले लिया ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। भाई इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, अच्छा इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 2 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है। अच्छा ये जो कलेक्शन आया सॉल्यूशन का, तो उसमें दो ही सॉल्यूशन आएंगे, और ये वेल डिफाइंड है कि नहीं? बिल्कुल वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो भैया ये जो कलेक्शन है अपने आप में कैसा होगा? सेट होगा, बिल्कुल सेट होगा। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि डेफिनेशन ऑफ सेट हमारे पास आई थिंक आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन में कहीं भी कोई समस्या नहीं है, डेफिनेशन बहुत आसान होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सेट की जो डेफिनेशन है उसका सीधा सीधा संबंध कलेक्शन से है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जो कलेक्शन हमारे पास में हमने जो किया है अगर वो वेल डिफाइंड है और जिन ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शन कर रहे हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट, है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। तो जो कलेक्शन इन दोनों बातों को अगर फुलफिल करता है उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट कहेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। ना यहां तक तो हमने समझा कि सेट क्या होता है। अब आगे हम समझते हैं भाई सेट को, सेट के लिए क्या 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 नोटेशन हम यूज में लेते हैं। नोटेशन, ओके। अब सेट के लिए क्या नोटेशन रहेगा? अब देखो एक बात आप ये याद रखो, आर जनरली सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट्स को हम जनरली क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड इसके जो एलिमेंट है एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय। अब देखो इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते। कुछ न्यूमेरिक या डिजिट टाइप के से हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ वर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह से हम इसके जो एलिमेंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटसेट्रा। काफी और सारे तरीके ऐसे हो सकते हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के। अच्छा मैंने यहाँ पे एक शब्द ऐसे काम में लिया एलिमेंट। एलिमेंट एक्चुअली किसे कहेंगे? सेट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ओके। एक बात तो हमने ये समझ में आ गया, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है, जैसे हम थोड़ा बहुत आपको रफ आइडिया है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तकरीबन ना। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता स्मॉल ए से, एक्चुअली ये नोटेशन गलत होता है। ठीक है, अगर उसको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चों, आई आई थिंक आपको ये बात क्लियर है। अच्छा यहाँ पर आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, एक आप पॉइंट समझो। अगर मान लो कि कोई भी एक एलिमेंट है, इफ मैंने बोला कि ए बी एन एलिमेंट, ए क्या है? एक एलिमेंट है और एक सेट का, ऑफ सेट ए। ठीक है, ए क्या है? सेट का एक एलिमेंट है। तो और इस बात को अगर मुझे मैथमेटिकली अगर डिनोट करना है तो कैसे लिखूंगा? आई राइट ए बिलोंग्स टू सेट ए। कैसे लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा इस सिंबल को हम कैसे रीड करते हैं? बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, मतलब सेट एलिमेंट ए जो है ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्या कर रहा है? सेट ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए जो है वो सेट ए के अंदर है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो इस बात को अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना है तो कैसे लिखूंगा? ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। भाई ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इस वाले सिंबल को हम रीड कैसे करेंगे? डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू, कैसे रीड करेंगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये नोटेशन अच्छे से क्लियर है। मतलब नोटेशन में हमने किस बात को समझा कि सेट को जनरली हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक बात। इसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर, एलिमेंट मतलब जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार डिजिट से, कई बार वर्ड से, एटसेट्रा, मतलब कई और से एलिमेंट हम ले सकते हैं ना, और कोई तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कोई भी एलिमेंट अगर सेट ए को बिलोंग करेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर बिलोंग नहीं करता है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। अच्छा अब देखो स्टूडेंट, एक और बात हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया कि सेट को जनरली हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ठीक है। पर क्या है कि कुछ जो लेटर्स हैं, कुछ लेटर्स हैं वो ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं ना, ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, जैसे मैंने आपको लिखा एन, कैपिटल एन।
अगर मैं आपको बोलूं कि यार इस वाले सेट को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, एक बार को रिप्रेजेंट कर दो तो फिर आपको अलग से सारी बातें लिखनी पड़ेंगी कि एन इज नॉट ए नेचुरल नंबर जनरली। अब जिसमें बताऊं, कैपिटल एन जो लेटर है एक्चुअली किस बात के लिए रिजर्व रखा हुआ है, एन का मतलब अपने आप में एक होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो भाई जो कैपिटल एन है ये अपने आप में एक रिजर्व हो गया है, फिर इन जनरल हम जनरली जैसे कभी कैपिटल एन लिखा हुआ मिलता है तो उसका इन जनरल अगर हम जो मीनिंग निकालते हैं वो इन जनरल जो इंडिकेट करेगा, जो कॉमन नोटेशन है वो किस बात को इंडिकेट करेगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसा वो जरूरी नहीं है फिर मतलब उसे लिखना पड़ेगा सारी बातें अगर कैपिटल एन कुछ और है तो। ठीक है ना, तो अब देखो कुछ लेटर्स ऐसे रिजर्व है, तो कौन कौन से लेटर ऐसे रिजर्व है एक बार हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं, एक नोट करके हैशटैग ऐसा कुछ लेते हुए। अच्छा, कैपिटल एन के बारे में बात करें तो कैपिटल एन का मतलब क्या होगा भैया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कैपिटल एन इसके लिए रिजर्व हो चुका है। ठीक है, नेचुरल नंबर हम जानते ही हैं 1 2 3 4 5, ये होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, एक और लेटर हमारे पास आता है डब्लू। अच्छा, इस डब्लू का क्या मीनिंग है भाई, सेट ऑफ ऑल होल नंबर। सेट ऑफ ऑल होल नंबर, होल नंबर का मतलब क्या हो गया भैया, जीरो आ गया, वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर और फाइव, ये सारे होल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया। अच्छा, फिर एक और लेटर आता है आई। आई का मतलब क्या होता है भैया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। आई का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, जितने भी सारे इंटीजर्स हैं। अच्छा, आई को हम जनरली कई बार क्या करते हैं, इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जेड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अच्छा, इसको आगे और थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट आई प्लस और आई माइनस, इसको आगे ऐसे चेंज कर सकते हैं ना। आई प्लस का मतलब क्या हो जाएगा भाई, आई प्लस का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आई प्लस का मतलब ये हो गया, तो आई माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। भाई जितने भी सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें तो क्यू, क्यू की अगर बात करें तो क्यू जो सिंबल है एक्चुअली किसके लिए होता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो क्यू को चाहे तो अगेन क्यू प्लस और क्यू माइनस करके आगे और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्यू डैश, क्यू डैश का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। कई बार आर ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं, एक आर कम कर देंगे। ठीक है ना, तो क्यू एंड क्यू डैश का मतलब समझ गया, क्यू डैश है, कई बार हम इसे क्यू बार भी लिख देते हैं ना। ठीक है, नाउ एक और लास्ट अपना समझते हैं आर। अच्छा, आर जो जनरली जो सिंबल यूज होता है इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर से मतलब है माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर्स आ गए है ना। अच्छा, इसमें भी इसको भी हम चाहें तो आर प्लस और आर माइनस करके लिख सकते हैं। तो आर प्लस का मतलब क्या आएगा भैया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जीरो से लेकर के, जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे, जीरो से लेकर के इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर्स ना, जीरो को छोड़ करके। आर प्लस का मतलब क्या होगा, जीरो को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है ना, जीरो पॉइंट समथिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ आप समझो। ऐसे ही हम क्या बोलेंगे, आर माइनस का मतलब क्या होगा भैया, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। आर माइनस का मतलब ये हो गया, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के जीरो से जस्ट पहले वाले सारे नंबर्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, आई आई होप आपको ये बात समझ में आई कि जो कुछ कैपिटल लेटर्स हैं, कुछ कैपिटल लेटर्स जो कुछ सेट हैं वो उनके लिए ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक बात ये बोल रहा था कि इस सेट का नाम मैं कैपिटल एन दूं तो ये थोड़ा सा नॉट कन्वीनियंट नहीं है ना, गलत भी नहीं बोल सकता तो कन्वीनियंट भी नहीं बोल सकता परफेक्टली ना। आर इसका नाम दे देंगे तो नहीं, इस तरह के नाम से अवॉइड करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात तो समझ में आई। तो देखो हमने ये सीख लिया कि भाई सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट के लिए जो नोटेशंस है वो क्या क्या नोटेशंस काम में आते हैं ना। ना अब अगली बात, अगला सवाल हमारे मन में ये आता है कि भाई सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होंगे, है ना। तो अब हम सीखने वाले हैं मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग सेट, मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग सेट। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास क्या क्या मेथड हैं। अच्छा, सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। भाई पहला मेथड तो है हमारे पास रोस्टर फॉर्म।
अच्छा, क्या होता है इस फॉर्म में, क्या करते हैं, अभी डिटेल से समझेंगे इस बात को। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या आता है, एक आता है सेट बिल्डर फॉर्म आता है। दूसरा क्या आता है, सेट बिल्डर फॉर्म आएगा। क्लियर बच्चों? तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, अगर सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो हम रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर हम रोस्टर फॉर्म से नहीं तो सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहला हम वन बाय वन दोनों को सीखते हैं। तो पहला सीखते हैं हम रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो भैया रोस्टर फॉर्म क्या होगा, अब इस बात को समझा जाए। भाई रोस्टर फॉर्म किसे कहेंगे ना। ठीक है, अच्छा रोस्टर फॉर्म में करते क्या है, इसमें होता क्या है कि पहले तो आप इस बात को समझो कि इन दिस फॉर्म all the element all the element are listed। सभी एलिमेंट को एक लिस्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाई कॉमा। और किससे हम सेपरेट कर देते हैं भैया, सभी एलिमेंट्स को एक कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, किससे सेपरेट करते हैं, सभी एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड इंक्लोज्ड, और बंद कर देते हैं विद इन ए करली ब्रैकेट, इस वाले करली ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखते हैं। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, जितने भी सारे एलिमेंट हैं, मतलब कोई सेट है उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट को ऐसे लाइन के फॉर्मेट में लिखा, लिस्ट के फॉर्मेट में हमने सबको कॉमा से अलग कर दिया, और कॉमा से अलग करने के बाद और एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे मैं आपको बोलूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मैंने ऐसे बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर और कंडीशन लगा दी कि लेस देन 5। अच्छा, 5 से छोटे हों। ठीक है, 5 से छोटे हों, तब हमारे पास नेचुरल नंबर 5 से छोटे कौन कौन से आ सकते हैं, एक तो 1 आ सकता है, एक 2 आ सकता है, एक 3 आ सकता है और एक 4 आ सकता है। तो इन जितने भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं सबको कॉमा से सेपरेट किया और इस तरह के करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे भाई, रोस्टर फॉर्म कहेंगे। क्लियर बच्चों? आई होप आपको रोस्टर फॉर्म अच्छे से क्लियर हुआ है ना। नाउ एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा कि सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक सेकेंड, पहले मैं ये ले लेता हूं, ये एग्जांपल फिर बाद में लेंगे। जैसे अगर मैं एक और इसी वाले एग्जांपल को फिर से लिखता हूं ना, जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो भाई सारे नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 डॉट चलते जाएंगे। तो भाई ठीक है, तो इस तरह के सेट को ना, ये सेट में क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इस तरह के सेट को भैया हम क्या बोलते हैं, मतलब ये सेट है अपने आप में, सभी एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे लिस्टेड फॉर्मेट में और कॉमा से सेपरेट करेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म कहेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक सेट मैं आपको दे रहा हूं, इसका आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, जैसे सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएंगे उनका मुझे रोस्टर फॉर्म लिखना है, इस सेट को मुझे रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसके सेट के भाई दो सॉल्यूशन आए, एक तो 1 आया और एक -1 आया इस इक्वेशन के, तो उनको कॉमा ऐसे लिस्टेड फॉर्मेट में लिखा, कॉमा से अलग किया और सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये आ जाएगा। एक और हम लिखें भाई सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड, जैसे हमने लिखा लेटर ऑफ वर्ड फॉलो ही ले लेते हैं ना, फॉलो ऐसे कुछ लिखा। अच्छा, इस वाले ये जो सेट लिखा हुआ है, इस वाले सेट को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो एफ आ रहा है, एक ओ आ रहा है, एक एल आ रहा है, रिपीटेशन लेंगे नहीं, ओ को फिर दोबारा लेंगे नहीं, डब्ल्यू ऐसे लिखेंगे, और इन सबको से कॉमा से सेपरेट कर दिया और करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो इस सेट को अगर मुझे लिखना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और इस तरह से लिखने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं भैया, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। क्लियर बच्चों? आई होप आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी ऐसे मेहनत नहीं है ना। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जितने भी सारे एलिमेंट हैं सबको एक लाइन वाले फॉर्मेट में लिखो, कॉमा से सबको अलग अलग करो, करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, दैट्स ऑल। बस इतना सही होता है रोस्टर फॉर्म।
ओके बच्चों, आई होप आप रोस्टर फॉर्म अच्छे से समझ गए है ना। रोस्टर फॉर्म में कहीं भी कोई आपको समस्या नहीं है। नाउ अब हम समझते हैं आगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और इसको कैसे लिखते हैं ना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो आगे लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इस फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट के जो एलिमेंट है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से समझो। इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म होता क्या है कि ऑल द एलिमेंट फॉलो ए सर्टेन कंडीशन। क्या फॉलो करता है, एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करता है। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट फॉलो ए सर्टेन कंडीशन, जितने भी सारे एलिमेंट है वो कोई ना कोई कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले रोस्टर फॉर्म में क्या है, सारे एलिमेंट कोई पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करें ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी सारे सेट के एलिमेंट है वो सबके सभी एलिमेंट एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड और रिटन एज, और लिखते कैसे भैया इसको हम, या फिर डिनोटेड एज है ना, कैसे इसको हम डिनोट कराएंगे, लिखेंगे कैसे। पहले तो हम लगाएंगे करली ब्रैकेट, और इस करली ब्रैकेट का अपने आप में एक मीनिंग होता है, सेट ऑफ ऑल, रीड करने के टाइम काम आता है। सेट ऑफ ऑल एक्स, ऐसे लिखेंगे सच दैट। और इस कॉलन का मीनिंग क्या है, सच दैट। इस कॉलन का मीनिंग क्या है, सच दैट कि एक्स होल्ड कंडीशन। ये एक्स क्या कर रहा है, कोई ना कोई एक कंडीशन होल्ड कर रहा है। समझ गए बात को। ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, इसमें जितने भी सारे एलिमेंट हैं सभी की सभी एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहली बात, लिखने का तरीका ये है। अच्छा, रीड कैसे करेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट कि एक्स होल्ड एनी कंडीशन, एक्स कोई ना कोई कंडीशन होल्ड कर रहा है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करूं कि मैंने कोई भी एक सेट लिखा, ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मैंने लिखा एंड लेस देन 5, और वो सभी के सभी कैसे हैं, 5 से छोटे हैं। जैसे ये हमारे पास एक सेट लिखा हुआ, अब इसको लिखना है तो इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। चाहूं तो मैं इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं जो भी हमने पहले लिखा था। अगर मुझे मान लो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले तो हम ये करली ब्रैकेट लगाएंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स लिखेंगे ना। अब मैं एक्स पे कंडीशन लिखूंगा, एक्स कैसा है हमारे पास, भाई 5 से छोटा होना चाहिए। अब 5 से छोटे तो क्या है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 4.9 भी आ सकता है, 4.3 भी आ सकता है, पर नेचुरल नंबर 4.9 4.3 ये सब आएंगे नहीं। तो मुझे और कंडीशन लिखना पड़ेगा, एंड जो एक्स है वही वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखो ये सारी बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा की सारा जो एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया या कन्वे हो गई हमारे पास सारी बातें। तो क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स लिखा हुआ सच दैट कि एक्स कैसा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। नाउ जैसे कि अगर मैं आपसे दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं, मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब मुझे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लिखना है और इसको, इस सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आ गया, बस इतना सही आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात अच्छे से क्लियर है। जैसे अगर मैं आपको एक और पॉइंट बोलूं कि जैसे मैंने ये लिखा, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर लिखा, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो इस वाले सेट को मुझे क्या करना है, लिखने के दो तरीके, चाहूं तो मैं इस वाले सेट को रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं, और इस वाले सेट को अगर हम चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्मेट में लिखना है, तो अब बात को समझो कि सेट ऑफ ऑल एक्स, तो इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इवन के लिए हमने 2n ले लिया ना। अब n पर, n तो कुछ भी हो सकता है ना, अब n को डिसाइड करना पड़ेगा, n को फिक्स करना पड़ेगा, एंड n कैसा होना चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो देखो हमारे पास सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ कन्वे हो गई मैथमेटिकल लैंग्वेज में, आप ऐसा बोल सकते हो ना। ठीक है। तो इस वाले सेट को हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। तो इस वाले सेट को जैसे अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिकली लिखने के दो तरीके हो गए।
भैया तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो या सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे आप भैया, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये फैलता हुआ आएगा ना, फैलता हुआ आएगा तो n बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, पॉजिटिव में ये आ जाएंगे, नेगेटिव में जाएंगे तो -2 आएगा, -4 आएगा, और डॉट डॉट ऐसे सारे नंबर्स लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कोई एक रोस्टर ऐसे कुछ लिखा हुआ है 0 1 4 9 16, ऐसे एक सेट लिखा हुआ है, ऐसे ध्यान से देखो सेट का क्या लिखा है, रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई इसको, तो इसको अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, इसको लिखेंगे हम सेट ऑफ ऑल, ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक सिमेट्री क्या आ रही है, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, सभी क्या लिखे, स्क्वायरिंग लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो आई कैन राइट x इजिकल टू एन स्क्वायर, और n कैसा होना चाहिए, n बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या हो सकता है, देखो आप चाहो तो होल नंबर भी ले सकते हो, ठीक है, पर होल नंबर लेने से गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं सही है ना, होल नंबर लेने से सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा अगर आप चाहें तो n बिलोंग्स टू इंटीजर भी अगर लें तो ये बात भी सही है। मतलब देखो एक बात आप ये समझो, जब भी हम सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म जब भी हम लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का एक यूनिक तरीका होता है, यूनिकनेस नहीं है, मतलब कैसे भी आप लिख सकते हो, बस जो ये लिखा हुआ है ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर कन्वे होनी चाहिए, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो भाई अपने 1 -1 रखेंगे तो अगेन कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, 2 और -2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब सारे एलिमेंट आ रहे हैं, चाहे तो आप n बिलोंग्स टू होल नंबर लिखो या n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखो, सेम थिंग है ना, सेम बात है। ठीक है बच्चों, आई होप आप यहाँ पर समझ गए ना, अच्छे से बात को क्लियर है ना। अच्छा अब इसमें एक और पॉइंट में एक और सवाल लेता हूँ, इस बात को और अच्छे से समझाते हैं। अच्छा कोशिश करते हैं कि यही समझाते हैं इसको थोड़ा सा मैंने साइज कम किया और थोड़ा से मूव ऑन कर देते हैं इस साइड, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ ताकि एग्जांपल की लिस्ट हमारी यहीं कंप्लीट हो जाए, कहीं और नहीं जाना पड़े। जैसे मैंने पास में क्या लिखा, जैसे मैं एक और रोस्टर फॉर्म की बात करूं, जैसे हमने लिखा 1/2, चलो इसको हम अलग क्वेश्चन में ले लेंगे, यहां से हम एक और पॉइंट समझते हैं, नोट करके हम एक बात ये समझते हैं। अच्छा देखो हमारे पास जितने भी सारे सेट हैं, जितने भी सेट हैं, तो क्या तो ये बताइए कि हर सेट का जितने भी, जैसे मान लो कोई भी एक सेट मैंने आपको दे दिया, सेट को अब मुझे रिप्रेजेंट करना है तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है उसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, और एक तरीका हो सकता है कि उस सेट को हम चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्या हर एक सेट को, जैसे मान लो कोई भी सेट है, जैसे मैंने आपको बोला कि अच्छा ये सेट है, सेट ऑफ ऑल द इवन इंटीजर, इसकी बात करते हैं। अच्छा मैं बोलूं कि आप इसका रोस्टर फॉर्म लिखो, आप बिल्कुल लिख पाओगे अच्छे से, ये आ गया इसका रोस्टर फॉर्म। अच्छा मैं आपको बोलूं इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, आप बिल्कुल लिख पाओगे, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसका रोस्टर फॉर्म है। मतलब इस वाले सेट का दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। तो सवाल ये है कि जो भी जितने भी सारे सेट होते हैं, जैसे मान लो कोई भी सेट है, तो क्या इसकी दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, हर एक सेट की दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी क्या, तो इसका आंसर आएगा नो। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर सेट का दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करे, भाई एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बात बताता हूं कि जैसे मान लो कि मैंने एक सेट लिखा और सेट मैंने ये लिया कि 1 से लेकर के 5 के बीच के सभी नंबर्स, ये सेट लिया, ठीक है, 1 से लेकर 5 के बीच के सभी नंबर्स। अब मैं बोलूं कि यार 1 से लेकर के 5 के बीच के सभी नंबर्स, 1 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो भाई एक सेट लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल दैट नंबर लिखा हुआ है। अच्छा मैं आपको बोलूं कि अच्छा इसका रोस्टर फॉर्म लिखो, तो भाई इसका रोस्टर फॉर्म तो पॉसिबल ही नहीं है, भाई इस वाले सेट का तो रोस्टर फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है, तो रोस्टर फॉर्म लिख ही नहीं सकते। अच्छा इसका अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट कि एक्स कैसा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए एग्जैक्टली, और 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और एक्स कैसा रियल नंबर है, सारे के सारे नंबर रियल ही रहेंगे ना, ठीक है। तो हाँ इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जा सकता है। तो देखो कहने वाली बात क्या है कि हर एक सेट का दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अच्छा बच्चों अब एक बात आप ये समझो
कि इसमें जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे ना, इस बात को हम समझते हैं। देखो हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई भी सेट दे रखा है, ठीक है, या तो उसके दोनों फॉर्म लिखो, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, इसका रोस्टर फॉर्म लिखो, जो अभी हम सवाल सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कई बार आपको रोस्टर फॉर्म दे रखा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा होगा तो रोस्टर फॉर्म बताओ। बस ये दो टाइप के सवाल यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से ना समझते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, से हम यहाँ पर लिखते हैं ना, दो टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे और इसी वाले पेज में करेंगे। अच्छा, तो हमें क्या करना है, राइट राइट, जैसे मैं बोलूं राइट सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है फ्रॉम रोस्टर फॉर्म, फ्रॉम रोस्टर फॉर्म। अगर आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है और सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास में एक रोस्टर फॉर्म दे दिया 1, 4, 9, 16 और 25, ठीक है, ये एक रोस्टर फॉर्म दे रखा है। अब आपको बोला जाए कि अच्छा इस रोस्टर फॉर्म का आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, तो भाई कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है वो कितना आ रहा है, एन स्क्वायर। एक्स के सभी जो एलिमेंट है, सबके जितने भी सारे एलिमेंट है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सब क्या है 1, 2, 3, 4 ऐसे 5 का स्क्वायरिंग लिखा हुआ है। अच्छा एन यहाँ पर जो होना चाहिए, एंड एन जो आएगा वो कैसा आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है, इंटीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और एन हमारे पास में कैसा होना चाहिए, इंटीजर्स में भी हम बोलेंगे भैया 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 5 के इक्वल और 5 से छोटा और -5 से बड़ा होना चाहिए, सारे नंबर भी आ सकते हैं। अच्छा इसमें से एक और बात मुझे हटानी पड़ेगी, ये जीरो नहीं होना चाहिए, अब जाके मेरी सारी बातें कंप्लीट हो पाई, ठीक है। तो मतलब ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली सारी की सारी इंफॉर्मेशन या कन्वे होना चाहिए, ठीक। अच्छा इसको लिखने का देखो यूनिकनेस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर भी आ सकती है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैसा होना चाहिए, एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, एन स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, एंड एक्स जो है वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। इससे भी तो क्या आ जाएगा, ये सारी बातें यहाँ कन्वे हो जाएंगी, हो जाएगा ना भाई, एक्स की वैल्यू आप 1 रखो, भाई नेचुरल नंबर है 1 से लेके 5 तक सारी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा सेट। तो ये भी लिख सकते हैं, मतलब यूनिकनेस वाली बात नहीं आती। तो मतलब ऐसे ही लिखेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप एक और एग्जांपल समझो, एक और सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म में आप लेता हूँ, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6, ये आ गया हमारे पास। अच्छा ये हमारे पास जो सेट लिखा हुआ है इसका मुझे क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म आप कैसे लिख सकते हो, लिखने के तरीके ऐसे लिख सकता हूं मैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, n/n+1, ऐसे लिख सकते हैं। पैटर्न क्या है, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है इससे एक नंबर ज्यादा नीचे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हटाते हैं या फिर यहाँ साइड में ऐसे लिखते हुए n, x जो n है हमारे पास वो कैसा है, नेचुरल नंबर है, n कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और n कैसा होना चाहिए, साथ के साथ लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब देखो जितनी भी सारी बातें, अगर मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ, नेचुरल नंबर लेना है मुझे, एन को 1 से लेके 5 तक लेना है, तो जब यहाँ पुट करेंगे तो ये कंप्लीटली आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सही है, कोई इशू नहीं है ना। नाउ ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा लिखने के और तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ से समझो, मैं लिखने को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स कैसा होना चाहिए, अगर ऐसे देखें एक नंबर एन यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर एक कम नंबर लिखा हुआ है n-1, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा लिखने का तरीका मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x कैसा होना चाहिए भाई, 2 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, x 6 से छोटा होना चाहिए, और x कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट को और मैं बताऊं तो इसको लिखने का तरीका देखो, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, x कैसा होना चाहिए भैया, 1 से इक्वल होना चाहिए और 5 के बीच में होना चाहिए, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब लिखने के तरीके कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। आप आई थिंक मेरी बात को समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे अगर एक और एग्जांपल मैं आपको लूं
ही राइट रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म फ्रॉम सेट बिल्डर, फ्रॉम सेट बिल्डर। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म से मुझे क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, कोई भी एक हमने ऐसे लिखा सेट ऑफ ऑल एक्स, और एक्स दे रखा है 1 के इक्वल है और 4 से छोटा है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अच्छा बताओ, इसका मुझे रोस्टर फॉर्म लिखना है और साथ में मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ ऑल एक्स लिखा हुआ है, एक्स 1 और 4 के बीच में, 1 इंक्लूडेड है, 4 से छोटा है, और एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो भाई क्या क्या आ सकता है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म इसका। जैसे अगर मान लो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सेट ऑफ ऑल एक्स मुझे लिखना है सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या इंटीजर्स बोल देना। तो अगर मान लो इस वाले सेट का अगर मुझे रोस्टर फॉर्म लिखना है, सेट वेक्टर फॉर्म का, तो भाई एक्स के दो सॉल्यूशन आएंगे, 1 और -1 आएंगे, पर मुझे 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, इस वाले सवाल में अगर मैं चेंज करके ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इस वाले सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म क्या आएगा। भाई सेट ऑफ ऑल एक्स लिखा हुआ है जिसपे इक्वेशन 0 होना चाहिए, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, 1 और एक -1, तो दो वैल्यू आ गई -1 और 1, और दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो दोनों वैल्यू ही ले लेंगे हमारे पास में, तो ये आ जाएगा इस तरह से। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई ना। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि भाई सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई। नाउ आगे एक और हम लास्ट टॉपिक सीखते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और इसको समझिए अच्छे से। नाउ चौथा पॉइंट है ना इस सेट का हम जो सीखेंगे, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। एक सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली किसे कहते हैं कार्डिनल नंबर, एक्चुअली क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है, पहले इसका डेफिनेशन समझो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट in a set is called कार्डिनल नंबर। उसे हम क्या बोलेंगे भाई, कार्डिनल नंबर कहेंगे। ठीक है, एंड डिनोट कैसे करते हैं, मान लो अगर एक सेट ए है, इस सेट का अगर मुझे कार्डिनल नंबर लिखना है, तो भाई इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ऑफ ए आ जाएगा। ठीक, कैसे डिनोट करेंगे, एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं। कई बार हम ऐसे दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं, उसके बीच में ए को इनक्लोज कर दिया, ये भी कार्डिनल नंबर का सिंबल है। कई बार हम क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर को हम ऐसे ओ ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट जनरली जो मोस्ट जो कॉमनली इसे यूज में आता है वो ये वाला काम में आता है। कई बार हम ये वाले नोटेशन भी काम में ले लेते हैं ना। ठीक है, तो हमें ये बात मालूम चली भाई कार्डिनल नंबर क्या हो गया, कार्डिनल नंबर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप यहां से याद रख सकते हो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए सेट। एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऑब्वियसली तो सेट के अंदर एलिमेंट हम डिस्टिंक्ट ही लेते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन को अलाउड नहीं करते। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ऐसा बोल सकते हो। एन ऑफ ए है ना, बहुत ही इजीली पढ़ने में आता है। एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, इन ए सेट ए, एक सेट ए के अंदर एलिमेंट। ठीक है, नाउ जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई एक सेट ए ये दे दिया, एक सेट ए दे रखा है, इसमें एलिमेंट है 2 5 7 10 11, बताओ इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर आ जाएगा 5। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने आ रहे हैं भाई, 5 आ रहे हैं। ठीक है, मान लो हमने एक सेट ए लिखा, A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, तो सेट A1 का कार्डिनल नंबर ये आ गया। मान लो एक सेट ए लिखा, हमने A2 लिखा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, इसी को फिर से लेते हैं, और x बिलोंग्स टू कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो भाई इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई इस सेट में क्या आ रहा है, एक ही एलिमेंट आएगा 1, क्योंकि +-1 दो सॉल्यूशन आएंगे, पर x नेचुरल है तो नेचुरल है तो +1 वाला लेंगे। अच्छा, अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि भाई मैंने एक सेट ये लिखा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, और x क्या है, x इज लेटर ऑफ वर्ड,
फॉलो। ठीक है, इस लेटर के वर्ड है ना। ठीक है, तो अगर इस सेट को अगर मैं ध्यान से लिखूं तो भाई ये सेट हमारे पास में क्या है, एक लेटर एफ आ जाएगा, एक ओ आ जाएगा, एक एल आ जाएगा। रिपीटेशन लेंगे नहीं, ओ को भी नहीं लेंगे, तो ऐसा आ गया सेट है। अच्छा, इस सेट का अगर आपको कार्डिनल नंबर लिखना होगा तो भाई सेट का कार्डिनल नंबर में क्या लिखूंगा, 4 आएगा। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई ना। ठीक है, इस सेट का हम कार्डिनल नंबर ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर ना? एक और क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं। मान लो कि एक सेट हमने ये लिखा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 या एक्स प्लस 3 बराबर 0, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, इस सेट का आपको कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या आप बच्चों इस सेट का कार्डिनल नंबर निकाल सकते हो क्या? बताइए भाई, इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या आएगा? अच्छा, पहले तो आप ये समझो कि सेट क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स लिखा हुआ सच दैट कि ये वाला जो पार्ट है वो 0 लिखा हुआ है, एंड एक और चीज मैं लिख देता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स कैसा रियल नंबर है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और एक्स प्लस 3 बराबर कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना? मतलब अगर मैं यहाँ से सॉल्व करते तो एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक तो 1 आएगा, एक और 1 आएगा, 1 दो बार आएगा रिपीटेशन, और एक एक्स का वैल्यू कितना आएगा, -3 आएगा। अच्छा, अगर सेट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ये सेट तो अपना, अगर इसका सेट लिखना होगा तो सेट तो मैं 1 लिखूंगा और एक -3 लिखूंगा, यही आएगा। अच्छा, इस सेट का फिर देन कार्डिनल नंबर कितना आ जाएगा भाई, कार्डिनल नंबर आ जाएगा सेट का 2। क्लियर बच्चों? आई होप आपको यहाँ तक की सभी बातें अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। ठीक बच्चों, तो सेट का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट सीखे हुए हैं। नाउ लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को आगे मूव ऑन कराएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।